सबसे पहले मैं आपको सॉलिड स्टेट के जो मोस्ट टाइम भी थियरीज है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। और अगर कहीं दोस्तों ऐसा भी हुआ कि 2 लेक्चर में, ठीक है, मतलब आज और कल, आपने देखा होगा शेड्यूल के अंदर होगा कि 2 दिन में हमें सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है, और अगर हम नहीं कर पा रहे कंप्लीट, तो भी बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर बीच में अरेंज कर देंगे। जब थर्ड डे को नया एक चैप्टर शुरू होगा, उसके पहले हम क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज कर देंगे सॉलिड स्टेट के लिए, है ना? एक्सरसाइज में डाउट है आपको या फिर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है सॉलिड स्टेट के बारे में, आफ्टर 2 लेक्चर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, अगर हमें लगा कि नहीं जरूरत है, तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी अरेंज हो जाएगा। 2 लेक्चर भी अरेंज हो सकते हैं एक्स्ट्रा, ऐसा कोई नहीं है ना। अरेंज तो हमें ही करनी है, मुझे ही लेक्चर लेने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 2 लेक्चर, ठीक है ना? चलो ठीक है। सबसे पहले ना, बोर्ड के लिए इस चैप्टर में से आईएमपी थ्योरी कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो आप सबने पढ़ा हुआ है, मैं फिर से पढ़ाने ही वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड में आप इतना करोगे तो ये चैप्टर, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहला थियरी है इस चैप्टर में से जो आपको करना है बोर्ड के लिए, वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोफोस सॉलिड। सबसे पहला थियरी बोर्ड के लिए आपको ये करना है, ठीक है। इसके आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, पूरा नहीं याद रखना है ये, इसके आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। फिर दूसरा एक थियरी है, नेक्स्ट टेबल होगा, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सेकेंड थियरी जो बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग कैपेसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं इसको। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय जो एटम्स हैं, उसको हम बोलते हैं पैकिंग कैपेसिटी। तो ये थियरी मोस्ट टाइम भी है। देन एग्जाम्पल नंबर जो है, इंटेक्स नहीं बोल रहा मैं एक्सरसाइज नहीं बोल रहा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसकी बात हो रही है, 1.4 एंड 1.5। देन उसके बाद फ्रैंकल एंड शॉटकी, डिफेक्ट, ठीक है। और लास्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इतने थियरीज अगर आप कर रहे हो तो इस चैप्टर में से आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, मतलब पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया है। इतना करोगे दैट इज इनफ चैप्टर में। उसके बाद जो टॉपिक है 1.10 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद 1.11 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा निकल चुका है। रिड्यूस सिलेबस जो है उसके अंदर नोटिफिकेशन था गुजरात बोर्ड का, उससे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी, ठीक है, निकल चुका है। इसके अलावा आपको जो है वो क्या करना है, इसके अलावा कौन से एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करने हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्सरसाइज में से आपको करना है इसमें से 1.13 एक्सरसाइज में से। उसके बाद करना है 1.16 आपको करना है, मतलब डोंट वरी, मैं कराने ही वाला हूँ इधर, और मैं सबसे पहले आईएनपीटी से बता देता हूँ। उसके बाद देन आप करोगे 1.11,
1.15, बस इतना इनफ है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले जल्दी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर आपको चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही तो मैंने आपको बता दिया, इतना करोगे तो इनफ है। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ग्रेट, चलो अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। सो और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है सुबह जो होने वाला है हर रोज, इसमें हम ओनली गुजरात बोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक को स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होगी। ठीक है, बुक का हर एक लाइन हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सॉलिड स्टेट में और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हो तो यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके लिए रात को लेक्चर है ना, लेट इवनिंग 9 बजे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। वी नो दैट मैटर जो है, ठीक है, अगर उसको हम फिजिकली क्लासिफाई करें तो जनरली जो हम पढ़ते हैं 3 स्टेट, एक तो सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड लास्ट वन इज गैस। फिर है प्लाज्मा, और प्लाज्मा बोल सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसर। ठीक है, चलो बट इनके बारे में डिटेल स्टडी फिजिक्स के अंदर है, हम बात नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, कम ऑन, सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। और ये बड़ी कॉमन चीज है ना, ये आपको सिंपल चीज है, आपको पता भी है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो कम रहता है कंपेयर टू सॉलिड। और गैस जो होते हैं उनमें अरेंजमेंट सबसे ज्यादा रैंडम होता है। गैस में अरेंजमेंट सबसे ज्यादा रैंडम होता है। नाउ टॉकिंग इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो भाई रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी। अगेन रैंडमनेस को अपने बोलते हैं बेटा एंट्रोपी। तो किसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा है? गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। और किसका एंट्रोपी सबसे कम है? सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम है ना। और जनरली हम पूरे डे टू डे लाइफ के अंदर लिक्विड और गैस के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आते। हम जिस चीजों के कांटेक्ट में पूरे दिन रहते हैं वो होते हैं सॉलिड। ठीक, तो सबसे पहले इन तीनों जो स्टेट है इसमें डिफरेंस क्या है? तो तीनों के अंदर गैस का एंट्रोपी मैक्सिमम है, सॉलिड का एंट्रोपी मिनिमम है, सबसे पहली बात। अब दोस्तों जिसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, जैसे गैस, गैस में रैंडमनेस ज्यादा है, तो इसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है। इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है ना, इसको हम इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं। सॉलिड नेग्लिजिबल, समझ लो आप, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स में देखो स्पेस है ही नहीं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पास में अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद रिजिड प्रॉपर्टी, सॉलिड एक रिजिड कंपाउंड है, ओके, इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड वो रिजिड नहीं हुआ, गैस भी रिजिड नहीं हुआ। ठीक है, शेप और वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड के अंदर है, ठीक है, और लिक्विड की बात करें, डिफाइनाइट वॉल्यूम, शेप नहीं है। गैस का शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है ना। ये थोड़ी बहुत चीजें जो आपको इजीली पता है ना। तो यही चीज है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग करती है। मेजर डिफरेंस तो यही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम जिसमें होगा वो सॉलिड है, अट्रैक्शन से जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो सॉलिड है। तो दोस्तों हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो अभी हम लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम अब डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो हमें अब जानना जरूरी है सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सॉलिड सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूटेड, ओके, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। कम ऑन, अगेन मैं रिपीट करता हूं। एक होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड
सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था ना, ये सब्स्टिट्यूटेड का फिगर है। मतलब यहाँ पे जो एटम्स हैं, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। आप समझो, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। देखो पार्टिकल साइज में कोई फर्क नहीं है, ये गोला और ये गोला दोनों सेम साइज के हैं। तो अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का साइज अगर सेम हुआ तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड। और इंटरस्टिशियल का मतलब है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सॉल्वेंट है बेटा, और ये जो है ना, दिस आर सल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन हुए, एक तो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा इंटरस्टिशियल। चलो ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा डी और एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कार्बाइड, नाइट्राइड, बोराइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, ये सब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हुए, है ना। और जो हम बात करते हैं अलॉयज के बारे में, तो अलॉयज जो हुआ वो कैसा हुआ सॉलिड सॉल्यूशन, वो कैसा हुआ, वो हुआ सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट का, मैं फिर से आपको बताता हूँ बेटा। सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन क्या हुआ, अलॉय हुआ। अब अलॉय तो आपको पता है कितने सारे अलॉय हैं जो घर में हम यूज करते हैं, जिसमें हम मैगी बनाते हैं, है ना। स्टेनलेस स्टील, फिर उसके बाद नेटिनॉल, मोनल मेटल, क्यूप्रोनिकल, देयर आर सो मेनी अलॉयज। फाइन, ह्यूमन रॉथरी के रूल्स हमने पढ़े होंगे डीएफ ब्लॉक में। तो अलॉय सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। और डीएफ ब्लॉक में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो कहीं पे भी हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, कार्बाइड पढ़ रहे हैं, नाइट्राइड पढ़ रहे हैं, बोराइड, जैसे हमने पढ़ा था टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन टंगस्टन कार्बाइड, है ना। तो टंगस्टन कार्बाइड ये क्या हुआ, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट, Yes, sir. डन Yes. डन। चलो दोस्तों, बड़ी सिंपल चीज है बट फिर भी एक बार देख लेंगे हम, अभी भी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं हम। सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो डिफरेंस है वो देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये जो है रिजिड प्रॉपर्टी है इसका इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे लिक्विड जो है इज नॉट सो रिजिड, गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड। दूसरी बात करें वॉल्यूम और शेप की बात करें, डिफाइनाइट है इसके अंदर, डिफाइनाइट नहीं है। ओके, यहाँ पे दे हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप। हमें पता है ये गैस का शेप भी डिफाइनाइट नहीं होता, वॉल्यूम भी डिफाइनाइट नहीं होता, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन से प्रोड्यूस होता है। अब सॉलिड पार्टिकल कैसे मूवमेंट कर पाएंगे, है ना। सॉलिड पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे मूवमेंट, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस है ही नहीं, समझो। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कैसा है, सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। Liquid molecule have intermediate kinetic energy and they possesses very high kinetic energy। चलो ठीक है भाई, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, सिंपल है, इजीली कंप्रेस होगा, गैस तो हो गई होगा। चलो, the molecules are held rightly by strong nuclear force, और यहाँ पे molecules are held tightly at intermediate level and very weak attraction forces are present among the molecule of gases। ये हमें पता है ना। ये यहाँ पे ओनली एक टाइटली लिखना है, यहाँ पे आर लिखा है, टी लिखना है हमें, ठीक है ना। चलो, सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी dense form, density is present at an intermediate level and gases possess very low density। obviously solid flow नहीं कर सकता, flowing property है लिक्विड का तो है ही, वो तो known है, flows and evaporate easily and the diffusion rate is very low, moderate, very high। solid, liquid और gas
अगर आपको इनिशियल लेवल पे अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ग्रेट 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 ग्रेट। अभी भी इंट्रोडक्शन ही हो रहा है। चलो दोस्तों, मैंने बोला ना एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो इसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रो नहीं करने वाले और इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं रखने वाले, आराम से जाएंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड कंपाउंड, जो ऑलरेडी मैंने आपको टेबल में बता दिया है। डिफाइनाइट मास होता है, वॉल्यूम होता है सॉलिड का, शेप होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट, वी नो दैट, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमें सॉलिड में एटम्स पास पास में देखने को मिलेंगे, परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, इसीलिए डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी नो दैट, है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। The constituent particles, atoms, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position. Fixed position में ही oscillate करेंगे। Incompressible है and they are rigid. ये points याद करने जरूरी हैं। ये कहाँ पूछेंगे? ये पूछेंगे MCQs में। ठीक है, तो इतनी लाइंस आप याद कर लो। रिजिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, oscillate about mean position, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, डिस्टेंस शॉर्ट है, मास वॉल्यूम एंड शेप है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ू मैं। Sir, wait for a second. Yes. Yes, sir, हो गए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक, तो हो गया 1.1 हमने कवर कर लिया। 1.2 के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड जो है वो, उसको हम क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमरफस के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सॉलिड को हमने क्लासिफाई किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस के अंदर। ऑन विच बेसिस, ऑन विच बेसिस, सो हमें ये याद रखना जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर present in the arrangement of their constituent particles। ये याद रखना आपको जरूरी है, ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमरफस। चलो क्या डिफरेंस है, और फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के अंदर डिफरेंस क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जनरली रेगुलरिटी होती है, कोई भी चीज आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो चीज रेगुलर होगी और एमरफस सॉलिड के अंदर वो चीज होगी इरेगुलर। ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है। डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, इनके शेप परफेक्ट होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कौन सा शेप है इसका, कौन सी ज्योमेट्री है इसका, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना, हम डिफाइन कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। एमरफस इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, चलो
और मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, इसको अगर हमें और अच्छे से क्लियर याद कर लेना है तो एमरफस सॉलिड है ना, वो सूडो सॉलिड है, मतलब प्योर सॉलिड कंपाउंड नहीं है वो, ठीक है। प्योर सॉलिड के इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होंगे, सुपर कूल लिक्विड है ये, दैट इज एमरफस सॉलिड, है ना। दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। तो सॉलिड के प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगे ही नहीं, सीधी बात है ये तो, है ना। इसीलिए इसके शेप जो होंगे इरेगुलर होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन और एमरफस जो है दोस्तों, दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस ये है, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। तो रेगुलरिटी जिसके अंदर होगी वो होगा क्रिस्टलाइन, और जिसके अंदर इरेगुलरिटी ज्यादा होगी वो होगा एमरफस, ठीक है। क्योंकि जो क्रिस्टलाइन है वो ट्रू सॉलिड है ना। तो सॉलिड के प्रॉपर्टी होंगे जो अभी हमने पढ़े इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर इरेगुलरिटी होनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, तो इसका डिफाइनाइट शेप है, इसका इरेगुलर शेप है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब हम बोल सकते हैं 65 पे मेल्ट हो जाएगा, या 70 पे मेल्ट होगा, या 80 पे मेल्ट होगा, है ना। बड़ी सिंपल चीज है ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ग्रेजुअली सॉफ्टन और रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर समझते हो, जैसे यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 60 टू 70 डिग्री, रेंज है पूरा। जबकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 65 पे ये मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शार्प है और यहाँ पे शार्प नहीं है, हाँ रेंज होगा मेल्टिंग पॉइंट का। क्लेवेज प्रॉपर्टी, क्लेवेज प्रॉपर्टी का बात करें तो वेट कट विद अ शार्प एज टूल, दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड है। और वहां पे, है ना, उसको कट करेंगे तो जो न्यू सरफेस होगा इरेगुलर होगा वो। हीट ऑफ फ्यूजन हैव अ डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइनाइट नहीं है। एन आइसोट्रोपिक, अब यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन जो है एन आइसोट्रोपिक है, उसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डी याद रखो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर। किस में होता है ये सॉलिड में होता है। कौन से सॉलिड में होता है ये, क्रिस्टलाइन के अंदर। और यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ो, आइसोट्रोपिक, मतलब क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, है ना। जो एमरफस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक है, ओके, उनके प्रॉपर्टी सेम है इन ऑल डायरेक्शन। चलो, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और यहाँ पे ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इतनी चीजें हमें इसके अंदर याद करनी है, बट ये पॉइंट आप नहीं भूलना, क्योंकि एमसीक्यू में भी ये पूछते हैं, है ना। चलो ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं, जैसे कि ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये जो है ये एमरफस सॉलिड हुआ, ओके, ये हमें याद रखना है। और एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से किया है इसका तो आपको पता होगा कि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। डन सर। हो Done, गया, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
चलो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सर सामने। सर तो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल तो सारे मेटालिक एलिमेंट्स हो जाएंगे ना? हाँ, के एग्जांपल हम बोल सकते हैं। अभी देखो, जैसे ये मैंने क्वेश्चन शेयर किया है आपसे। सबसे पहले है पॉलीयूरेथेन, ठीक है, ये एमरफस हुआ। ओके। उसके बाद टेफ्लॉन, एमरफस, सेलोफेन, पीवीसी, फाइबर ग्लास। तो ये जो मैंने यहाँ पे टिक करे हैं अभी, ये सब ये ए हो गए। जितना एग्जांपल करोगे इतना ये टॉपिक क्लियर होगा। और उसके अलावा नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, देन पोटेशियम नाइट्रेट, देन कॉपर। आपने जो बोला मेटल, मेटल तो है ही, बट नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये क्रिस्टलाइन होंगे। चलो, हो गया स्क्रीनशॉट। और कुछ डाउट है तो और बताओ। सर मेटालिक एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो गए उसमें? हाँ, नॉन मेटेलिक बोल सकते हैं, यस। डन सर। ओके, चलो, ये बात हो गई। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं हम। जिसके बारे में हमने 11 में बात करी हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन। भाई सॉलिड रिजिड क्यों है, क्या पढ़ा अभी तक हमने? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है that are present in a solid is very strong and the constituent particles of solid cannot move from their position। ठीक है, उनका पोजीशन फिक्स होता है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे रिजिड, है ना। और वो ओसिलेट कर सकते हैं अबाउट देयर ओनली मीन पोजीशन, सो दे आर रिजिड। व्हाई डू सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम? उनका वॉल्यूम डिफाइनाइट क्यों होता है, क्या सर रीजन है दोस्तों? फिक्स पोजीशन होगी और वो मूव नहीं कर पाएगी इजीली, इसीलिए। यस, दे आर रिजिड, ऐसा हम लिख सकते हैं अगर एक वर्ड में लिखना है तो। सो दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम। चलो, ये तो हमने कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया अभी। Now, why is glass considered a super cool liquid? सर वो ऊपर एग्जांपल में है ना, इसीलिए एमरफस है, इसीलिए। Amorphous है इसलिए। Glass has tendency to flow through very slowly, therefore a glass is considered as a super cool liquid. This is reason that glass windows and doors are slightly thicker at the bottom than at the top. मैं शेयर करता हूँ पूरा आंसर जो मैंने बताया आपको। Then next, refractive index of a solid is observed to have a same value along all direction. Comment on the nature of the solid. Would it show cleavage property? Okay.
refractive index of a solid is observed to have same value along all direction. हर एक डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमने पढ़ा अभी, है ना। आइसोट्रोपिक का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके, वो सेम होंगे। Therefore, the given solid having the same value of refractive index along all direction is isotropic in nature. When an amorphous solid is cut with a sharp edge tool, it cuts into two pieces with irregular surface. ठीक है दोस्तों, any doubts? इसमें कोई डाउट है? No, sir. Great. हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमरफस के अंदर इरेगुलरिटी ज्यादा है, हम क्रिस्टलाइन के बारे में अब आगे बात करने वाले हैं। फाइन, सो ये जो अब टेबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, बट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है, एमरफस का नहीं है, याद रखना आप लोग। चलो अब सबसे पहले हमें पता है, आगे हमने पढ़ा था कि जस्ट मिनट दोस्तों, चलो दोस्तों सबसे पहले हमें है ना पीरियोडिक टेबल से पढ़ना होगा। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पता है देयर आर मेनली 4 ब्लॉक्स एस पी डी और एफ, ये हम सबको पता है ना, कि मेनली 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो हैं उनके वैलेंसी जो होते हैं, ठीक है, बड़े कम वैलेंसी होते हैं, +1 और +2। पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं 15, 16 और 17, 17 का -1, इसका -2, इसका -3। तो इतना याद कर लो कि जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का सेटिंग अगर 15, 16, 17 के एलिमेंट्स के साथ होगा और जो सॉलिड बनेंगे वो सॉलिड होंगे आयनिक सॉलिड। हो गया याद? आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। चलो ओके, तो एक सॉलिड पूरा एक टाइप हो गया, आयनिक सॉलिड का टाइप आपको समझ में आ गया। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, और दोनों के अंदर कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। एग्जांपल इससे इजी हो नहीं सकते, Na+Cl-, Mg+2O-2, Ca+2F-1, ये आयनिक सॉलिड हो गए। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का स्पेशली ग्रुप नंबर 17, 16 और 15 जो सॉलिड प्रिपेयर करेंगे वो होगा आयनिक सॉलिड, सबसे पहली बात, है ना। चलो अब उसके बाद मेटालिक सॉलिड देख लेते हैं। मेटालिक सॉलिड, अब मेटल कहां से बिलोंग करता है? एस ब्लॉक पूरा मेटल है, डी और एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, और पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। बट अगर हमें मेटल के प्रॉपर्टी देखने हैं, प्रॉपर मेटालिक प्रॉपर्टी कहां से होंगे? तो डी और एफ ब्लॉक से होंगे। तो एक हो गया आयनिक सॉलिड, एक हो गया मेटालिक सॉलिड, जो हम मैं लिखूंगा